स्वागत है दोस्तों आप सभी का डिजिटल मैथ्स क्रांति में। आज के इस क्लास के अंदर दोस्तों हम 11th क्लास के चैप्टर नंबर 13 की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये जो चैप्टर है दोस्तों कैलकुलस का बहुत ही बेस है, क्योंकि कैलकुलस के अंदर हम अवकलन और समाकलन करते हैं दोस्तों। तो अवकलन और समाकलन में बेसिकली किया क्या जाता है, उसमें जैसे किसी फंक्शन के सापेक्ष जो वैल्यू चेंज होती है उसके आधार पे फलन में क्या चेंजेस आते हैं उसकी गणना हम कैलकुलस के अंदर करते हैं। लेकिन अवकलन पढ़ने से पहले भी हमारी मुलाकात होने वाली है लिमिट से। हाँ दोस्तों, लिमिट से। लिमिट आप जानते होंगे, साधारण भाषा में लिमिट का मतलब होता है एक सीमा, है ना। तो उसका अपने गणित की भाषा में क्या मतलब है और कैसे हम उसको अवकलन ज्ञात करते समय उसका यूज करते हैं, तो ये आज इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं। तो करते हैं स्टार्ट दोस्तों। दोस्तों गणित में जब हम गणना करते हैं तो कई बार हमारे पास ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि हमें अनिर्धारक रूप प्राप्त होता है। अनिर्धारक रूप कैसे? जैसे हमारे पास कई बार रिजल्ट आ जाता है, जैसे यहाँ पे हम बात करें, हमें कोई भिन्न मिली जैसे 1/0, है ना। तो इस प्रकार का जब हमें कोई फॉर्मेट मिल जाता है, या ऊपर कुछ भी हो सकता है जैसे 5/0 या 0/0, ये जो सारी फॉर्म जो आ रखी हैं इनको हम अच्छी तरह से परिभाषित नहीं कर पाते हैं, है ना। कि जैसे 5 को 0 जनों में बराबर बराबर बांटना हो तो वो किस प्रकार से विभाजित होगा, ये अभी तक गणित के अंदर इसका जो है वो सॉल्यूशन हम लोग नहीं निकाल पाए हैं। तो इन सभी फॉर्मेट को हम बोलते हैं अनिर्धारक रूप, है ना। जब भी किसी संख्या के अंदर हम भाग देते हैं तो वो क्या है, अनंत हो जाता है। क्या हो जाता है? अनंत। इस वर्ड के बारे में आपने पहले भी सुना होगा, अनंत, अनिर्धारक रूप, ये सारे कहलाते हैं। और इसका अब हम अपने इस चैप्टर में क्या यूज करेंगे, जैसे हम कोई एक फलन लेते हैं, हमारा f(x) कोई फलन है, जैसे x+3, ये हमने कोई फंक्शन लिया और इस पे जैसे हमें कोई वैल्यू ज्ञात करनी है ना, कि x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे इस फलन का जो मान है वो कितना है। जैसे मुझे बताना हो कि x बराबर 2 पर इस फलन का मान क्या आएगा, तो हम क्या करते हैं, x की जगह 2 रखते हैं, तो 2 + 3 ये हमें मिल गया 5। यानी कि हम जब x की वैल्यू 2 पुट कराएंगे तो हमें जो फंक्शन है वो 5 का रिजल्ट देता है। तो हर बार ऐसा नहीं होता है कि हम वैल्यू पुट करें और हमें रिजल्ट मिले। कई बार हमारा फंक्शन ऐसे भी हो सकता है कि जैसे मैंने यहाँ पे कोई फंक्शन लिया x-2। अब अगर मैं x बराबर 2 पर इसका मान निकालना चाहूंगा तो आप देख पाओगे यहाँ पे 2 - 2 1/0, ये हमें कैसा मिल गया, अनंत मिल गया, यानी कि अनिर्धारक रूप हमें मिल गया। तो इस प्रकार की समस्याओं को हल करने में जहां हमारी जो साधारण गणित होती है वो अपने हाथ खड़े कर देती है, उस समय हमें सहारा लेना पड़ता है लिमिट का। अब लिमिट क्या करती है कि 2 पे जो हमें वैल्यू ज्ञात करनी है, उस 2 पे वैल्यू ज्ञात करने की बजाय उससे थोड़ा सा कम या थोड़ा सा अधिक, है ना। यानी कि हम ऐसे मान ज्ञात कर सकते हैं, 2 की जगह हम कर सकते हैं 1.9999, 1.999 और -2। अब इसकी हम वैल्यू निकालेंगे तो वो हमें वैल्यू मिल जाएगी। और ऐसे ही हम, या फिर 2 से थोड़ी बहुत अधिक, जैसे 2.0001, है ना, इसका हम मान निकालेंगे तो ये भी हमें इसी इजीली जो है वो मिल जाएगा।
तो बस लिमिट का यही काम है। अब हम लिमिट को किसी और एग्जाम्पल से समझते हैं जिससे आपको और ज्यादा क्लियरिटी आ जाए। लिमिट का अब यूज कैसे होता है अपने दैनिक जीवन, या जो हमारे साइंटिस्ट हैं, है ना, जो इसका यूज करते हैं। आपने दोस्तों देखा होगा कि जैसे अंतरिक्ष विज्ञान के अंदर जो हमारे रॉकेट जो है प्रक्षेपित किए जाते हैं, तो उनका आइडिया लिया जाता है कि उसको किस वेग से अगर भेजा जाए तो वो कितने समय बाद कहाँ पहुंचेंगे या कौन सी पोजीशन पर होंगे, है ना। ये सारे जो आइडियाज लिए जाते हैं, हम वहां पे खुद एक्चुअल में उस पॉइंट पे जाकर के पता नहीं कर सकते, लेकिन उसका आइडिया हम ले सकते हैं। या दूसरा हम एग्जांपल लें तो हमारी जैसे सेना है, अब वो जो हमारी दुश्मन सेना है उसके ऊपर नजर रखने के लिए जैसे दूरबीन का सहारा लेते हैं, है ना। दूरबीन की सहायता से वो ये पता लगाते हैं कि आगे वाली जो विपक्ष सेना है उसमें क्या हलचल चल रही है। वो अब खुद वहां जाकर के देख तो नहीं सकते, लेकिन आइडिया ले सकते हैं दूरबीन का सहारा लेकर के कि वहां पे क्या गतिविधि हो रही है। तो इस प्रकार के और ढेरों सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो हम एक और फंक्शन लेते हैं जिसको आपको अच्छी तरह से ये जो लिमिट का कंसेप्ट है वो आपके समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे एक फलन लेते हैं, हम यहाँ पे एक फलन ले लेते हैं। f(x) हमारा फलन है। फलन कैसा है? f(x) की जगह अपने n ले लेते हैं। fn हमारा कोई फलन है जिसमें ये क्या चीज है? n भुजाओं वाला बहुपद है। n भुजाओं का बहुपद, n भुजाओं वाला बहुभुज, बहुभुज। समझ गए आप? अब जहां n का जो मान होगा, n का जो मान होगा वो 3 से बड़ा होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो बहुभुज होता है उसमें कम से कम 3 भुजाएं होती हैं, है ना। तो अगर दोस्तों इसके अंदर n का मान में, अब लिमिट को लिखते कैसे हैं पहले वो देख लें। लिमिट को इस प्रकार से लिखा जाता है, लिमिट n टेंड्स टू, है ना, यहाँ पे उसका मान है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं n का मान 50 है, यानी कि n अग्रसर हो रहा है 50 की तरफ, ठीक है। और यहाँ पे ये मेरा फलन है, n भुजाओं का बहुभुज। तो जैसे हमारा मान n का मान मान लो 3 होगा, f3 पे अपने मान निकालेंगे तो 3 भुजाओं वाला बहुपद मिलेगा। 3 भुजाओं वाला बहुपद, बहुभुज। 3 भुजाओं वाला बहुपद बहुभुज हम जानते हैं कि क्या होता है? ट्रायंगल होता है। जब n का मान 4 होगा तो क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा। ऐसे ऐसे जैसे n का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा जो बहुभुज है उसकी आकृति भी चेंज होती जाएगी। इसको मैं एक एनिमेशन के द्वारा ग्राफ के माध्यम से आपको बताता हूं। तो यहाँ ग्राफ के अंदर आप एक छोटा सा ट्रायंगल देख पा रहे होंगे। ये ट्रायंगल आप देख पा रहे हो। अभी वर्तमान के अंदर इसमें हमारी भुजाओं की संख्या कितनी है? 3 है। 3 भुजाओं वाला है तो इस आकृति को हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज। ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पे भुजाओं की संख्या की वृद्धि करता हूं, जैसे मैंने भुजाएं 4 कर दी, तो देखा आपने इसकी आकृति एक वर्ग के जैसी आ गई। और अगर भुजाएं मैं यहाँ पे बढ़ा दूं तो पंचभुज बन गया, पेंटागोन, है ना। इसी प्रकार से जैसे जैसे हमारी लिमिट में n का मान बढ़ता जाएगा
तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि इधर आकृति भी हमारी क्या है, चेंज होती जा रही है। देख रहे हैं आप, जैसे जैसे इसका मान जो है हम और ज्यादा बढ़ाते जाएंगे। अभी मैंने वर्तमान के अंदर इसमें n का मान जो है वो 50 तक लिया है। अगर यही संख्या बढ़ती बढ़ती बिल्कुल अनंत तक जाएगी तो इसका मतलब हमारा जो बहुभुज हुआ वो बहुभुज कैसा कन्वर्ट हो जाएगा, वो वृत्त में कन्वर्ट होता हमें प्रतीत होगा। हालांकि वो वृत्त नहीं होगा, लेकिन हमें वृत्त के जैसा बिल्कुल वो लगेगा। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम भुजाएं बढ़ाएंगे वैसे वैसे वो एक वृत्त की शेप लेता हुआ हमें दिखाई देगा, परंतु वो एक्चुअल में वृत्त नहीं होगा, है ना। एक्चुअल में वृत्त होने के लिए तो इनके जो कॉर्नर हैं वो बिल्कुल राउंड शेप में होने चाहिए, जबकि इनको अगर हम जूम करके देखेंगे तो ये हमें जो है वो राउंड शेप में नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हमें कोई फंक्शन दिया है, f(x) आपको कोई फंक्शन दे रखा है, उसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट लिमिट x टेंड्स टू, जैसे a कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पे जो आपकी लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू a और f(x) फंक्शन के ऊपर, ये लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर फंक्शन की वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें जो मान नहीं दे रही है, तब तो हमें जरूरत पड़ती है किसकी, लिमिट की। अब ये देखें कि वो लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, यानी कि वो लिमिट विद्यमान होगी या नहीं होगी, इसका पता हम किस प्रकार से लगाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, एक यहाँ नंबर लाइन ले लेता हूं। ये मेरी नंबर लाइन है ना, 0 1 2 3 -1 -2 -3। जैसे मेरे पास यहाँ कोई पॉइंट है ना, इसको और जैसे इस 2 पॉइंट, ये 2 नंबर पॉइंट की बात कर ले, मान लो ये मेरा पॉइंट है। ठीक है, 2 वैल्यू है, ये मेरा कोई पॉइंट है। इस पॉइंट पे मान लो मैं फंक्शन की वैल्यू जो है वो फाइंड नहीं कर सकता, है ना। x और y 2 एक्सेस होती है ना हमारी, तो x का इनपुट हम देते हैं और y का आउटपुट हमें मिलता है, उसकी बात हो रही है। तो इस 2 पे मैं फलन का मान नहीं निकाल सकता हूं, तो हम क्या करते हैं, फिर हम ये करते हैं कि इस 2 पॉइंट पे आने के लिए मेरे पास 2 रास्ते हैं, लिमिट निकालने के मेरे पास 2 रास्ते हैं। या तो मैं क्या करूं, इधर 2 से कम यानी कि इधर से होकर के इस 2 की तरफ अगर से होके वैल्यू निकालूं, या 3 वाली साइड से इधर से होके इस तरफ आने की कोशिश करूं। तो इन 2 पॉइंट जो मेरे को दे रखा है उसके निकटतम, बिल्कुल निकट जो पॉइंट होगा उस पे मैं वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। ठीक है, लिमिट में हम यही करते हैं कि मैं अगर 2 का मान नहीं निकाल सकता तो 1.9999 का मान हम निकाल के देख सकते हैं। और अगर दाईं साइड की बात करें तो 2.0001 इसका मान हम निकाल के देख सकते हैं। अगर ये दोनों, जो मैंने दोनों साइडों से जो लिमिट निकाली है ना, तो इधर वाली लिमिट को तो बोलते हैं बाईं लिमिट और इधर वाली को बोलते हैं दाईं लिमिट। अब ये बाईं और दाईं लिमिट को हम इधर अपने फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं वो आपको बताता हूं। बाईं लिमिट को हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, अगर मैं a पॉइंट पे अभी यहाँ 2 पे निकाल रहा हूं तो यहां लिखूंगा 2 माइनस, ये आपका कोई f(x) फंक्शन होगा। और 2 की जगह हमारा पॉइंट अगर a है तो हम लिखते हैं a माइनस। ठीक है, ये हमारी क्या है, बाईं लिमिट हुई। इसी प्रकार से अगर हमें दाईं लिमिट लिखनी है, और बाईं लिमिट को लिखने का एक और भी रूप है, इसको आप f अगर a पे निकाल रहे हो तो a माइनस 0 ऐसे लिखते हैं। ये आपकी हुई बाईं सीमा, बाईं सीमा। और अगर दाईं सीमा की बात करें तो दाईं सीमा होती है f
a प्लस 0, यानी कि a के अंदर बिल्कुल 0 के जैसी राशि उसमें ऐड की जाए, है ना। लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, ये f(x) आपका फंक्शन है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। अब इन दोनों का मतलब क्या हुआ, ये आप समझ गए कि 2 पे बाएं साइड से जब हम इसकी तरफ अग्रसर होंगे तो वो हमें बाएं सीमा देगी, और जब दाईं तरफ से हम 2 की तरफ अग्रसर होंगे तो वो हमें दाईं सीमा का मान देगी। अब ये जो हमारी मूल लिमिट है, जो हमने शुरुआत में ये लिखा लिमिट x टेंड टू a f(x), तो ये लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, अर्थात विद्यमान होगी या फिर नहीं होगी। इस बात का फैसला किससे होगा, इस बात का फैसला इससे होगा कि हमारी जो बाईं सीमा है और जो दाईं सीमा है वो दोनों जो है वो बराबर आनी चाहिए। a-0 बराबर a प्लस 0। अगर ये दोनों बराबर आ जाती हैं, यानी कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट के बाएं साइड से हम वैल्यू निकाल करके देखें और दाएं साइड से वैल्यू निकाल करके देखें, अगर वो दोनों वैल्यू बराबर आ जाती हैं, इसका मतलब ये है कि हमारी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, और जो उन दोनों का मान आया है वही हमारी लिमिट का मान भी होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है कि जो हमारी लिमिट का मान आया है वह मान और उस फंक्शन का मान, दोनों चीजें एक नहीं है, ये अलग अलग है। क्योंकि हम एट द पॉइंट फंक्शन की वैल्यू हम निकालते हैं, वो तो पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू होगी, जबकि लिमिट में हम क्या करते हैं, उस पॉइंट की वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, उसके नियरेस्ट नेबरहुड में जो वैल्यू है वो हम निकाल रहे होते हैं। तो लिमिट, किसी पॉइंट पे लिमिट का मान और उस फंक्शन का मान, फंक्शन का मान हम कैसे लिखते हैं, फंक्शन का मान हम लिखते हैं f, जैसे मुझे a पे निकालना है तो fa रख देते हैं। तो ये जो fa है और ये जो हम बाईं सीमा और दाईं सीमा निकाल करके लिमिट निकाल रहे हैं, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, ठीक है। इनको एक ही नहीं मानना है, पहली बात। हाँ, अगर ये तीनों चीजें हमारी बराबर हो जाती हैं, इसका मतलब फिर हमारा जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, वो कंटिन्यूअस होता है। वो कैसे होता है, वो सतत होता है। इसका मतलब उसका ग्राफ टूटता नहीं है, और जो हमारा ग्राफ कंटिन्यूअस होता है उसके बाद ही अवकलज की कहानी शुरू होती है। ये हम जब अवकलज वाला अपनी नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, है ना, एक्सरसाइज आपकी 13.2 में हम अवकलज ही करेंगे, उस समय आपको इसके बारे में और बता दूंगा। बाकी आपको ये देखना है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, उसके लिए हम दाईं सीमा बाईं सीमा निकाल करके देखते हैं। अगर वो दोनों का मान इक्वल आ रहा है, इसका मतलब हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वो उस लिमिट का मान है। अब हम लिमिट्स के जो गुण धर्म होते हैं उनकी बात करूं, है ना, लिमिट के गुण धर्म, यानी कि लिमिट के साथ हम जोड़ घटाव गुणा भाग वगैरह करें तो उसमें किस प्रकार से होता है। जैसे लिमिट x टेंड्स टू a, अगर हमारे पास कोई दो फंक्शन दे रखे हैं f(x) प्लस माइनस g(x), ये आपके पास कोई फंक्शन है, इसका अगर हम लिमिट लेना चाहें तो हम इसको ऐसे अलग अलग करके भी कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a f(x) प्लस माइनस लिमिट x टेंड्स टू a g(x), यानी कि दो फलनों के योग की अगर लिमिट निकाली जाए तो वो अलग अलग फलनों की लिमिट के योग के बराबर होती है। नॉर्मल सी बात है, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है। दूसरी, अगर हम बात करें कि इनका मल्टीप्लाई लें, है ना, कोई f(x) और g(x) हमें कोई फंक्शन दे रखा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब यही है कि अलग अलग लिमिट लेकर के अगर गुणा करें तो वो भी इसके इक्वल ही आएगा। लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इंटू g(x). अगर भाग की बात करें तो यहाँ हम इजीली
अगर मल्टीप्लाई में एक और कांस्टेंट भी ले लें तो भी हम ले सकते हैं, लिमिट x टेंस टू a, जैसे ये के कोई कांस्टेंट है और एफ एक्स आपका ऐसे है, तो इसकी हम लिमिट निकालेंगे तो के आपका मल्टीप्लाई में बाहर आ जाएगा, x टेंस टू a एफ एक्स। और फोर्थ हम ले लेते हैं जैसे इनका डिवाइड, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स डिवाइड जी एक्स। इसका हमें लिमिट लेना हो तो ऊपर वाले फलन की लिमिट हम ऊपर ले सकते हैं एफ एक्स, और नीचे वाले जी एक्स की लिमिट हम नीचे ले सकते हैं जी एक्स। बस यहाँ एक ही कंडीशन का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जो आपका जो लिमिट हम ले रहे हैं नीचे वाले फंक्शन की, वो जो है ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि ज़ीरो अगर हो गई लिमिट x टेंस टू a जो है जी एक्स, ये आपका नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो गया तो फिर जो फंक्शन होगा वो कैसा हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ गुण धर्म है, नॉर्मल से ये कोई ज़्यादा लंबे चौड़े हैं नहीं, है ना, लेकिन फिर भी हमें पता रहना चाहिए कि किस प्रकार से लिमिट हम लगा सकते हैं, जोड़ करके घटा करके, है ना, इनको अलग अलग डिवाइड करके कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है ना, इसको बुक में थ्योरम 1 का इनाम दे रखा है कि हमारे पास कोई एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन है, एफ एक्स जैसे लेस देन इक्वल टू जी एक्स है, और अगर हम इसकी लिमिट लें, है ना, इसकी अगर हम दोनों साइडों में लिमिट लें तो वो लिमिट भी लेस देन, यानी कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स लेस देन ही आएगी लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स फंक्शन के। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि नॉर्मल अगर एफ एक्स का फंक्शन जी एक्स के फंक्शन से लेस देन इक्वल टू है तो लिमिट भी उसकी लेस देन इक्वल टू ही रहेगी। ठीक है, ये आपकी थ्योरम शायद पहली थ्योरम ही है। और दूसरी थ्योरम इसमें आती है, ये थ्योरम आपकी नंबर 1, और एक इम्पोर्टेंट थ्योरम आती है सैंडविच थ्योरम, सैंडविच थ्योरम, है ना। तो सैंडविच थ्योरम में क्या होता है कि हमारे पास कोई तीन फंक्शन होते हैं, है ना, एफ जी एच, जैसे एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स, तीन फंक्शन है। तो वो इस प्रकार से दिखाएंगे, मान लो, है ना, जी एक्स जो है वो एफ एक्स और एच एक्स के बिल्कुल बीच का फंक्शन है। तो अगर आपके पास लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए एफ एक्स की लिमिट बराबर हो लिमिट एक्स टेंस टू ए एच एक्स की लिमिट के, यानी कि बाहर वाली दोनों लिमिट का मान अगर आपको एल मिलता है, दोनों का मान बराबर है और मान लो एल मिलता है, एल कोई वैल्यू है, तो जो आपकी बीच वाली जो वैल्यू होगी, ये जो बीच वाला फंक्शन होगा, उसकी जो लिमिट होगी एक्स टेंस टू ए, वो भी क्या होगी, वो भी आपकी एल ही रहेगी, एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, ये भी क्या रहेगी, एल ही रहेगी। तो इस को कहते हैं सैंडविच थ्योरम, यानी कि एक तरह से बीच में इनके सैंडविच हो रखा है, बीच में फंस रखा है ना। तो समझ गए होंगे, ये दो मेन थ्योरम है। अब हम बात करते हैं, कुछ दो तीन फलन लेते हैं, उसके विस्तार की बात करता हूँ, है ना। यहाँ पे जैसे, हालांकि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसका यहाँ पे हो सकता है आपके इस एक्सरसाइज में ज़्यादा रोल ना हो, लेकिन वो आपको लिमिट और प्रथम सिद्धांत से अवकलन निकालते समय बहुत काम में आएंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ विस्तार बता रहा हूँ, है ना। जैसे हम कोई फंक्शन लेते हैं ई की पावर एक्स, उसका अगर विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, ऐसे ये चलता जाता है ना। और साइन एक्स का जो फंक्शन होता है हमारे पास, उसके विस्तार की बात करें तो उसमें ये जो आपका एक्स वाला स्टेप आ रहा है, यहाँ से चालू होता है, एक्स आ गया, फिर माइनस का आएगा एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, यानी कि पहले ये स्टेप आ जाता है, फिर एक छोड़ के ये आता है, फिर एक छोड़ के
इनके विषम विषम घात वाले चलेंगे, और एक बार प्लस आएगा एक बार माइनस आएगा। एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, फिर एक्स की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7, और अगर कोस एक्स के फंक्शन की बात करें तो कोस एक्स में जैसे 1 से शुरू होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगी क्योंकि पहला स्टेप प्लस का आ चुका, अब ये माइनस का आएगा। फिर प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, फिर माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6। ये इस प्रकार से सीरीज चलती है। ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं, उन सारों के जो विस्तार है ना वो है ये कुछ फलनों के विस्तार, एक्सपेंसिव फॉर्म बोलते हैं इसको, विस्तार, ठीक है। और ये विस्तार बनते कैसे हैं, ये सारे फॉर्मूले जो हैं किस प्रकार से विस्तार बनाए जाते हैं, वो जब आप लोग अवकलन पढ़ लोगे तब मैं आपको बनाना भी इसको सिखा दूंगा। फिलहाल के लिए आप इन 3 को याद कर लो। 3 क्या, मेन तो ये एक ही है, एक को याद कर लो, ठीक है। एक याद हो जाता है तो इसके बाद इसी से ये दोनों हम आइडिया लगा करके लिख सकते हैं, यहाँ से हमें पता चल जाता है। यहाँ जो मैं फैक्टोरियल लिख रहा हूँ है ना, ये फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, इसका मतलब आप समझते हो क्या, जैसे फैक्टोरियल मैंने 2 लिखा है इसका मतलब है 2 गुणा 1, फैक्टोरियल अगर 3 लिखा है इसका मतलब है 3 गुणा 2 गुणा 1। अगर कहीं फैक्टोरियल आपके पास 4 लिखा गया इसका मतलब है 4 को रिवर्स तक चलाना है 1 तक, यानी कि 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ये आप फैक्टोरियल वाली एक्सरसाइज आपने पहले अगर कर ली है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं की है तो फैक्टोरियल का इसमें आपको ये मतलब पता होना चाहिए। तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण लिमिट की, है ना। कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स होती हैं, जैसे लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, ये हमारी स्टैंडर्ड लिमिट है। इस लिमिट का जो मान है वो क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। अब ये 1 किस प्रकार से आता है, आप इसके विस्तार के फार्मूले को यहाँ यूज करके आराम से इसको समझ सकते हो कि साइन फंक्शन हमारा क्या है, साइन एक्स का सीरीज हमारी क्या है, x माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, ऐसे ये चलती जाएगी, है ना। और बटे में आपके क्या है, x है। तो ऊपर से अगर आप x को कॉमन लेते हो, x को कॉमन लेते हो, ये बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 3, और प्लस x के स्टेप ज़्यादा आपके बचेंगे। ये सारे स्टेप आगे वाले x के होंगे, और बटे में x, तो यहाँ आप देख सकते हो कि x से x आपका कट जाएगा। और इस पूरी लिमिट में जब x का आप x की जगह क्या करोगे, वैल्यू रखोगे, x टेंस टू क्या कर रहा है, 0, यानी कि इन सारों का मान जब आप 0 रखोगे तो आगे वाले सारे जो पद हैं वो तो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। आपको वैल्यू क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी 1। तो इस प्रकार से ये स्टैंडर्ड जो वैल्यू है आपकी, ये आप समझ सकते हो कि ये ऐसे इसकी सहायता से भी हम निकाल सकते हैं। बुक में इसका और भी मेथड दे रखा है, वो मेथड से भी निकाल सकते हैं। बस आपको याद रखने की बात है कि साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1। और दूसरी हमारी इम्पोर्टेंट, या आप उसको स्टैंडर्ड माने लिमिट को, तो दूसरी स्टैंडर्ड लिमिट बुक में दे रखी है, x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स। इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है 0। तो इसमें भी आप कोस एक्स का विस्तार यहाँ रख करके देखोगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और x के का स्टेप बचेगा। x कॉमन लेकर के काटोगे तो x के स्टेप बच जाएंगे। जब x टेंड्स टू 0 करेंगे तो उसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो फिलहाल के लिए आप ये 2 लिमिट जो हैं वो याद रख लें, ठीक है। और भी बहुत सारी लिमिट होती हैं स्टैंडर्ड लिमिट, ठीक है, वो जैसे जैसे आपकी यूज में आती जाएंगी आपको बताते जाएंगे। इसके साथ ही आप एक और लिमिट भी यहाँ पे सीख लें। वो लिमिट कौन सी है, लिमिट x टेंड्स टू a और x की पावर n
माइनस ए की पावर n अपॉन x माइनस ए। इस प्रकार की कोई लिमिट आपके पास फॉर्मेट में आती है तो उसका मान होता है n और a की पावर n माइनस 1। इस तरीके के भी सवाल जो है वो आपके आएंगे। तो इस प्रकार की अगर कोई लिमिट आ जाए तो उसकी जो वैल्यू है वो n, यानी कि इनकी जो पावर होती है वो होती है n आगे आ जाती है और a की पावर n माइनस 1 ये हो जाती है। अब तक हमने लिमिट के बारे में जो बेसिक कंसेप्ट था वो पढ़ लिया। अब बात आती है कि लिमिट के जो क्वेश्चन होंगे वो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी किसी फंक्शन के अंदर हम अपनी लिमिट लगाते हैं, अगर तो लिमिट लगाने पे वो वैल्यू जो है वो हमें जो है वो इन्फिनिट वैल्यू नहीं दे रहा है, मतलब वो इन्फिनिट नहीं हो रहा है या अनिर्धारित रूप हमें नहीं मिल रहा है, तब तो हमें क्या करना होता है, डायरेक्ट फंक्शन में वैल्यू रखनी है और वैल्यू निकाल करके हमें दे देनी है। जैसे हमने पहला ही एग्जांपल लिया था जो कि आपका क्वेश्चन भी है, एफ एक्स इक्वल टू आपको लिमिट निकालनी थी x टेंड्स टू, जैसे यहाँ 3 है, और एफ एक्स आपका जो फंक्शन है वो फंक्शन आपको दिया हुआ है x प्लस 3, ये आपको फंक्शन दे रखा है। अब इसका मान x का मान 3 की तरफ अग्रसर हो रहा है। अगर मैं x की जगह डायरेक्ट 3 रख दूं तो यहाँ मेरा आंसर 3 प्लस 3 यानी कि क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। इसका मतलब अनिर्धारित रूप तो मुझे नहीं मिल रहा ना भाई, अंश बटा जो आपका हर है वो हर तो 0 नहीं हो रहा ना, इन्फिनिट नहीं हो रहा है। इसका मतलब आप डायरेक्ट वैल्यू रख करके उसकी जो वैल्यू है वो निकाल दो, वो मान आपका लिमिट का मान हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सवाल के अंदर जब तक हमारे पास अनिर्धारित रूप नहीं आ रहा है उस समय हम डायरेक्ट वैल्यू रख करके वो बेधड़क से वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन जो ज़्यादातर क्वेश्चन होंगे उसमें अगर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे ना तो वहाँ पे वो फंक्शन जो है वो हमेशा हमें अनिर्धारित रूप देगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या सॉल्यूशन रहेगा, पहला प्रयास तो हमारा यही रहेगा कि हम उस फंक्शन के अंदर येन केन प्रकेन कुछ भी करके, है ना, जो हमारे गणितीय नियम है उस नियमानुसार हम उसमें कुछ जोड़ें, घटाएं, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, सारा काम झाम करने के बाद उसको उस फॉर्मेट में लेते आए जिससे वो अनिर्धारित ना हो। जब हमारे पास अनिर्धारित रूप नहीं बचेगा तो फिर हम क्या करेंगे, उसके अंदर मान रख करके लिमिट निकाल लेंगे। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, है ना, मेरे पास कोई एफ एक्स फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटा एक्स माइनस 2, ये मेरे पास फंक्शन है। अब मुझे इस फंक्शन की लिमिट निकालनी है x टेंड्स टू 2 पे, इस फंक्शन की लिमिट निकालनी है x टेंड्स टू 2 पे। अब अगर मैं डायरेक्ट इस फंक्शन में वैल्यू रखता हूँ 2 तो मुझे बटे में क्या मिल रहा है, बटे में मिल रहा है 0, है ना, और ऊपर भी 2 का स्क्वायर 4, 0 बटा 0 ये फॉर्म मुझे मिल रही है। इसका मतलब मैं डायरेक्ट इस फंक्शन में वैल्यू तो नहीं रख सकता, लेकिन इस फंक्शन को मैं फैक्टराइज करके यानी कि इसके गुणनखंड निकालूं और जो इसमें कट सकता है उसको काटूं, उसके बाद जो फंक्शन बनेगा वो देखते हैं कैसे बनता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बना रहा है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर ऐसे हम लिख सकते हैं। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसका मतलब एक बार जुड़ेगा और एक बार घटेगा। अब देखो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि x माइनस 2 जो नीचे वाला मान हमारा 0 बना रहा था वो यहाँ से क्या है, कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास फंक्शन आ गया x प्लस 2। तो इसका मतलब अब ये जो फंक्शन आया ये फंक्शन आपका कैसा हो गया, x प्लस 2 वाला फंक्शन हो गया। हालांकि ऊपर वाला फंक्शन और ये दोनों एक ही चीज है लेकिन दिखने में अलग है। पहले वाली में कंडीशन में हम x का मान 2 नहीं रख सकते थे, लेकिन इस नीचे वाले फंक्शन के अंदर x प्लस 2 में हम 2 इजीली रख सकते हैं और इसका मान हमें 2 प्लस 2 4 मिल जाएगा। तो x टेंड टू 2 पे हमारी लिमिट का मान 4 इजीली आ जाएगा। तो सवाल सोल्व करते समय हमें यही करना है कि
जो फंक्शन हमें दे रखा है उसका मान हम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उसके अंदर कुछ फैक्टर करें, गुणनखंड करें, कुछ जोड़े, जो कट्टा उसको काटें, है ना। मेन जो उसको अनंत बनाने वाला जो पार्ट है, उस पार्ट को किसी भी तरीके से रिमूव किया जाए। तो ऐसा करके हम उसके लिमिट के जो क्वेश्चन हैं उसको इजीली अपने सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम कुछ सवाल ले लेते हैं अपनी एक्सरसाइज से ही। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो हमने कर ही लिया है। अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमें दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू पाई x माइनस 22/7। तो इसमें आप देख पा रहे हो कि जैसे मैं यहाँ पे x का मान अगर पाई रख देता हूँ, है ना, पाई रख देता हूँ, तो मुझे क्या मिलने वाला है, पाई माइनस 22/7, यानी कि पाई का मान भी अगर अपने 22/7 लें तो 22/7 माइनस 22/7, यानी कि हमें क्या वैल्यू मिल रही है, 0। तो 0 वैल्यू आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, अनिर्धारक रूप तो नहीं है ना। तो इस लिमिट का मान कितना हो जाएगा, 0। और क्वेश्चन नंबर 4 की बात, थर्ड तो यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रहा है, शायद ये बुक में छपा ही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे हमें यहाँ दिया है लिमिट x टेंड्स टू 4x प्लस 3 और x माइनस 2। अब इसमें अगर आप x का मान 4 रखते हो तो नीचे आपका क्या बन रहा है, 4 माइनस 2, 2 आ रहा है। इसका मतलब डायरेक्ट हम मान रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 और 4 माइनस 2, तो ये हो गया आपका 16, 3 19/2। तो ये डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है लिमिट x टेंड्स टू -1 x की पावर 10 प्लस x की पावर 5 प्लस 1 x माइनस 1। तो नीचे हम हर में देखते हैं कि x का मान अगर -1 रखते हैं तो -1 और -1 माइनस के 2 हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट हम यहाँ पे -1 रख सकते हैं x की जगह। तो -1 की पावर 5 प्लस 1, तो ये -1 और -1, इसका मतलब नीचे तो आपका माइनस का 2 आ गया, ऊपर वाला -1 की पावर सम है, इसका मतलब ये +1 देगा, और ये -1 और +1, तो इसका आंसर हमें 1/-2 मिल गया। जब तक आपका जो फलन है लिमिट की वैल्यू रखने पे अगर उसका मान हमें इजीली मिल रहा है, वो इन्फिनिट नहीं आ रहा है, तो डायरेक्ट हमें वैल्यू रख देनी है और लिमिट का मान हमें निकालना है। अब कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें हम अगर डायरेक्ट रखेंगे तो वो अनिर्धारक बन जाते हैं, बस उसी के अंदर हमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ती है। जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया हुआ है फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1/x। अब अगर इस फंक्शन में हम x की वैल्यू 0 डाल लेंगे तो देखो बटे के नीचे डायरेक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन हमारा कैसे हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसमें हमें ध्यान लगाने की जरूरत है कि इसमें हम क्या कुछ करें जिससे हमारा अनिर्धारक रूप हट जाए। तो मैं यहाँ एक कैलकुलेशन करता हूँ कि अपनी मर्जी से यहाँ एक जोड़ देता हूँ और एक घटा देता हूँ। तो हमारी गणित के अंदर हम ऐसा कर सकते हैं, एक जोड़ दें और एक घटा दें। अब एक जोड़ने और घटाने से हमारा यहाँ पे क्या आसानी हो गई, हमारे पास एक लिमिट थी, लिमिट x टेंड्स टू a, मान लो लिमिट x टेंड्स टू a थी, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, ये हमारे पास लिमिट थी और इसका मान हमारे पास क्या आया था, n a की पावर n माइनस 1। ये हमारी एक स्टैंडर्ड लिमिट मैंने आपको लिखाई थी, ये बिल्कुल उसी फॉर्मेट में आ गया है। आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो कि ये जो मान आपका पूरा अगर x माने तो पावर यहाँ आपके पास है, ये आपका a माने तो पावर आपके पास यहाँ पे 1 है, और सेम टू सेम ये ऊपर वाले फंक्शन आपके पास नीचे भी है। तो इस लिमिट के हिसाब से इसका जो हमें मान मिलेगा
वो कितना मिल जाएगा, वो मान मिल जाएगा n का मतलब क्या है पावर 5, और a का मतलब क्या है 1, और 1 की पावर 5 में से 1 कम होगा तो 4, यानी कि 1 की पावर 4। ये आंसर में क्या मिल जाएगा 5। तो देखा हमने हमारे इस फंक्शन को स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट करके तो हमने इसका आंसर जो है वो निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों हम देखें कि अगर फंक्शन के अंदर हम अगर लिमिट डायरेक्ट x टेंस टू 2 अगर यहाँ लिख देते हैं तो नीचे हमारा जो फंक्शन है जो हर है वो क्या है 0 हो रहा है, यानी कि अनिर्धारित रूप हमें मिल रहा है। इसका मतलब हमें इस फंक्शन के अंदर कुछ गुणनखंड करके जो कॉमन आएगा उसको काट करके फिर उसमें वैल्यू चेक करेंगे तो उस हिसाब से ये हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करें, हमारा जो फंक्शन दे रखा है, जो fx हमें फंक्शन दिया है, fx फंक्शन यहाँ दे रखा है 3x² माइनस x माइनस 10 बटा x की पावर स्क्वायर माइनस 4। इस फंक्शन को हम सेट करते हैं पहले, है ना। तो बाह्य पदों का गुणा कितना आ रहा है, बाह्य पदों का गुणा जो है 3 गुणा 10 यानी कि 30 बन रहा है। अब 30 के हम किस प्रकार से टुकड़े करें कि बीच में आपका गुणांक जो है वो 1 बन जाए। तो 30 के टुकड़े हम जानते हैं कि 6 × 5 करें तो 30 बनता है, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 गुणांक हमें मिल जाएगा। इसका मतलब इसको हम लिखें 3x² और 6x और 5x माइनस का 10। अब इसमें निशान कैसे लगाना होता है, 5x और 6x में जो बड़ा है, बड़ा कौन सा है 6x, और जो निशान हमें यहाँ पे दे रखा है x के अंदर, यहाँ हमें एक क्या निशान दिया है माइनस का, वो निशान हम लगाएंगे 6 के आगे यहाँ। और अब इन दोनों का अंतर करना है, हमें घटाना है, इसका मतलब हमें ये निशान प्लस का रखना पड़ेगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो ये ऊपर वाला पार्ट हमें अब समझ में आ गया। नीचे वाला हमारे पास a² माइनस b², एक बार इसको ऐसे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में हम लिख सकते हैं। अब ऊपर वाले पार्ट के अंदर अगर हम कॉमन लें तो 3x कॉमन आ रहा है x माइनस 2, और यहाँ पे 5 कॉमन आ रहा है x माइनस 2। अब आपको इसमें समझ आ गया होगा कि x माइनस 2 वाला पार्ट अगर ऊपर से कॉमन हम लें तो 3x प्लस 5 बचेगा ऊपर, और नीचे x प्लस 2 और x माइनस 2 आपके पास आ गया। तो यहाँ से हम देखेंगे कि x माइनस 2 वाला पार्ट आपका गायब हो रहा है, दोनों वजह से कैंसिल हो जाएगा ना। और यही पार्ट तो था जो हमारे इस फंक्शन को क्या बना रहा था, हर को 0 कर रहा था ना। ये x माइनस 2 रखते ही ये 0 हो रहा था। अब ये वाला जो पार्ट है ये कैंसिल हो गया, तो अब हमारा फंक्शन जो है वो 0 नहीं आएगा। तो हमारा फंक्शन कन्वर्ट होकर के अब कैसा बन गया है 3x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2, ये हमारा फंक्शन बन गया है। और इस फंक्शन के अंदर जब हम लिमिट रखेंगे x टेंड्स टू 2 3x प्लस 5 बाई x प्लस 2, तो हमें इजीली आंसर जो है मिल जाएगा। 2 रखोगे तो आप 3 × 2 प्लस 5, 2 प्लस 2, ये मिल गया हमें 6 प्लस 5 बाई 4, यानी कि 11/4 हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों जब हमें अनिर्धारित रूप मिलता है तो उस फंक्शन के हम क्या कर सकते हैं, गुणनखंड करके कॉमन पार्ट को काट करके कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें लिमिट दे रखी है, लिमिट z टेंड्स टू 1, यानी कि आपका z 1 की तरफ अग्रसर हो रहा है, और z की पावर 1/3 माइनस 1, और नीचे दे रखा है बटे में z की पावर 1/6 माइनस 1। तो दोस्तों यहाँ पे अगर z का मान आप 1 रखते हो तो आपको ये क्या मिलने वाला है, अनिर्धारित रूप मिलने वाला है। लेकिन अभी हम इसको सेट करते हैं, देखो कैसे, कि हमारे पास ये जो फंक्शन दे रखा है fz, वो कैसे दे रखा है, z की पावर 1/3 माइनस 1, और नीचे दे रखा है z की पावर 1/6 माइनस 1। तो क्या मैं जो आपके ऊपर जो फंक्शन दे रखा है 1/3, इसको मैं
यहाँ पे ऐसे कर दूं, अगर यहाँ 2 का गुणा करके और इसकी पावर में एक 2 लगा दूं तो कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ने वाला ना, क्योंकि ऊपर नीचे हम 2 का गुणा कर सकते हैं। 2 का गुणा ऊपर नीचे, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये 1/3 है, इसको मैं यहाँ भी 2 का गुणा और ऊपर भी 2 का गुणा कर सकते हैं। तो ये एक तरह से कैसे लिखा जाएगा, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे 1/6 - 1, तो ये हो जाएगा z की पावर 1/6, इसकी पूरी होल स्क्वायर की पावर हो गई है। ऊपर वाला 2 जो होल स्क्वायर हो गया, -1 के ऊपर भी आप स्क्वायर लगा सकते हो, और ये z 1/6 और -1। अब ऊपर आपके पास आइडेंटिटी बन रही है a² - b², तो एक बार ऊपर वाला आपका जुड़ेगा, एक बार आपका घटेगा। तो z 1/6 + 1 और नीचे z की पावर 1/6 - 1। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो नीचे वाला हमारा 0 हो रहा था वो यहाँ से कैंसिल हो गया। तो हमारे फंक्शन की वैल्यू अब हमें कैसे मिल गई, z की पावर 1/6 + 1। तो ये हमारा नया फंक्शन जो है वो अलग रूप में हमें मिल गया। अब इस फंक्शन के अंदर हम z टेंड्स टू 1 करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो अनिर्धारय नहीं आएगा। z का मान आप 1 रखोगे, ठीक है, तो ये हमें 1 की पावर 1/6 + 1 यानी कि 1 + 1 = 2 हमें आंसर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप कैलकुलेशन करके लिमिट का मान आसानी से निकाल सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब वाला बटन दबा लें। थैंक यू दोस्तों।